गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम संविधान के एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। तो आइए हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो चलिए बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस पार्टी ने सन 1935 में सबसे पहले इस पर विचार प्रस्तुत किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो चलिए बताइए किसने किया था। सर पैथिक लॉरेंस ने, लॉर्ड लिनलिथ गो द्वारा, या लॉर्ड वेवेल द्वारा, या सर जॉन साइमन द्वारा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ये जो सर पैथिक लॉरेंस थे, ये हमारे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले सीधे जनता द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए बताइए। सीधे जनता द्वारा तो हुआ ही नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था सदस्यों का चुनाव। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, जिसमें 389 सीटों पे निर्वाचन किया गया था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत थे 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो हमारे ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। चलिए बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1942 को। संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। इस दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब प्रथम बैठक हुई थी तो स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। उस दिन की अध्यक्षता एक अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, जिनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम दिन के अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय इन्होंने एक सलाहकार के रूप में काम किया था। तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी एन राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हन राव। बेनेगल नरसिम्हा नरसिम्हन राव।
ये एक आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने म्यांमार या बर्मा के संविधान को बनाने में भी सहायता की थी और इन्होंने भारतीय संविधान में निशुल्क सेवा प्रदान की थी। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस थे ये हमने देखा था कि ये जो पहली जो बैठक हुई थी हमारी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये के एम मुंशी जो थे, जो हमारी प्रारूप समिति के सदस्य थे और टी टी कृष्णमाचारी भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए जनवरी 22 1946 में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 22 1947 में, तीसरा है फरवरी 20 1947 में, ऑप्शन डी है जुलाई 26 1946 में। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 22 1947। 22 जनवरी 1947 को अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, पर पहले इसे अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में इसकी महत्ता को देखते हुए 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार किया गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए बताइए, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर। जो ये हमारी प्रारूप समिति है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी और पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, या इसी को ही मसौदा समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 7। इसमें कुल सदस्य थे 7, जिसमें से एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब यहाँ पे आपको एक कूट दिया गया है जिसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें से हमारे एक से भी अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपको नीचे कूट दिया गया है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है ए, सी और डी। क्या एन गोपाल स्वामी सदस्य थे प्रारूप समिति के? हाँ, ये थे। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? हाँ, ये सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन कौन सा आना चाहिए उसमें? ए और सी। तो ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन बी? ऑप्शन सी? हाँ, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय बहुत सारी समितियों का भी निर्माण किया गया था जिसके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो उसी में जो हमारी झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अब हमको ये बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि या तारीख को बना था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948 को, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इस दिन को पहले जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था पहले, पर अब इसे किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। इस दिन तो हमारा संविधान अंतिम रूप से बना था, है ना? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1948 को, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948 को। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है हमारा, इसके ऑप्शंस शो नहीं हो रहे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए है हमारा उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो आपको ये बताना है कि जो प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव या निर्वाचन कैसे हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, नहीं, इनका निर्वाचन हुआ था, नामित नहीं किए गए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे,
तो हाँ, ये जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बी आर अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे उनका संविधान में निर्वाचन हुआ था। कौन सी प्रेसिडेंसी से? पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है बंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई प्रेसिडेंसी से। जब उन्होंने पहली बार बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे, पर बाद में वे उनकी महत्ता को देखते हुए उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित कर संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है जो संविधान सभा के विषय में नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी है, वह बहुदलीय निकाय थी। ऑप्शन डी है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, हमें इसमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये बताइए आंसर। तो ये हमारे संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह भी सही नहीं है। वह बहुदलीय निकाय थी। ये तो बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शंस तो सही, मतलब ये विषय में सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही नहीं है? एक और दो। तो इस कूट में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? ऑप्शन ए, एक और दो संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसके ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। अब देखिए ये फिर से वही निर्वाचन वाला प्रश्न आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। क्या ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। ऑप्शन बी है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हाँ, जो हमारे प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। तो हमें पूछा जा रहा है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताइए आंसर क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ऑप्शन डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अब हम नीचे के ऑप्शन से देखते हैं, मतलब हमको एक सही उत्तर चुनना है, तो हम ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो अंगीकृत नहीं किया गया था, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। नहीं, पहला अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें से जो ये एम ए जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, और जो महात्मा गांधी थे, वो हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी रेडक्लिफ, ऑप्शन डी पैथिक लॉरेंस। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ। ये जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? बताइए। 24 मार्च 1946 को, जिसकी संरचना कैसी थी? उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। तो अध्यक्ष का नाम था उनका पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, और उसके सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर एवी अलेक्जेंडर। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जो रेडक्लिफ थे वो हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? हमारे ऑप्शंस है महासंघ, परिसंघ, एकात्मक स्वरूप की सरकार, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना ने महासंघ पर या फेडरेशन पर विचार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? हमें फिर से ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रस्ताव नहीं था। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान का गठन किया जाना था। ऑप्शन बी, प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। ऑप्शन डी, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो हमें बताना है कि कैबिनेट मिशन 1946 का कौन सा प्रस्ताव नहीं था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा लोकतांत्रिक
जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। ये हमारा ऑप्शन सही है, ये प्रस्ताव था हमारे संविधान कैबिनेट मिशन में। ऑप्शन बी है प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबल, यह प्रस्ताव भी हमारे कैबिनेट मिशन में था। ऑप्शन सी है संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना, यह प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन में था। ऑप्शन डी है संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना, यह हमारे कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव नहीं था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा 1946, इसका तथ्य थोड़ा लंबा है तो ध्यान से पढ़िएगा। भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। ये तो हमने बहुत बार अभी देखा है पिछले प्रश्नों में कि जो हमारी संविधान सभा थी वह प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? ऑप्शन ए है विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, ऑप्शन बी है विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, ऑप्शन सी है भिन्न जाति धर्म समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, और देशी राज्यों में प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता के लिखित निवेदन मांग करने के द्वारा भी। ऑप्शन डी है हमारा देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांग करने के द्वारा। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शंस है, हालांकि ये देखने में बड़े लग रहे हैं, पर आप ठीक से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें लगभग सभी शामिल हो गए हैं। और हमें कौन सा आधार बनाना है? अधिक बड़ा सामाजिक आधार बनाना है। तो अधिक बड़ा सामाजिक आधार तभी बनेगा जब उसमें सभी शामिल हो। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जो हमारी संविधान सभा थी उसके सदस्य कौन नहीं थे पूछा जा रहा है। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये जो थे हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? हमको सही कथनों का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है।
संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव प्रांतीय चुनाव के आधार पे किया गया था। ऑप्शन बी देखते हैं, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये सही है हमारा ऑप्शन। तो इस कूट में से बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। तो आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 1 और 4 वाला। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब हमको फिर से सही कथनों का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। ऑप्शन सी, चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन। हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। ये ऑप्शन हमारा गलत है। आप बताइए पहला और दूसरा ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? हाँ, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन दूसरा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो इस कूट में से बताइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारा पहला सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अभी हमें फिर से सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन पहला है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। ऑप्शन बी है, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प था। ऑप्शन सी, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दूसरा है, यह केवल एक प्रस्ताव ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प था और एक प्रतिज्ञा थी। हमारा ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो अब बताइए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध हो या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? आपको बताना है कि यह कथन किनका था। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है एस पी मुखर्जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। अगला प्रश्न,
भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? डोमिनियन स्थिति या डोमिनियन स्टेट क्या होता है? इसका मतलब होता है वह राष्ट्र या संघ जिसके संविधान का निर्माण ना हुआ हो। तो हमारा प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है पहला गोलमेज सम्मेलन। इसका आंसर बताइए। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे? हाँ, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया में किया गया था। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे या समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जो हमारी प्रारूपण समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उसके अलावा 6 सदस्य थे। तो इनमें से बताना है कि हमको कि कौन उनमें से सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए है एन जी अयंगर, तो देखते हैं कौन हमारी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए एन जी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी है मोहम्मद सादुल्ला। तो ये जो हमारे ऑप्शन ए में है एन जी अयंगर या एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये हमारे संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य थे। ऑप्शन बी के एम मुंशी, ये भी सदस्य थे। ऑप्शन सी बी एन राव, ये सदस्य नहीं थे बल्कि ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन डी है मोहम्मद सादुल्ला, ये भी हमारे प्रारूपण समिति के सदस्य थे। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बी एन राव, ये हमारी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान का प्रारूप जैसे विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि ही होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? एक बार फिर से ये जो परिच्छेद है उसको पढ़िएगा। संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है, तो मतलब कि हमारा देश कैसा चलना चाहिए, हमारा संचालन कैसे होना चाहिए। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है। कोई भी एक दल मतलब उसको चला नहीं सकता, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन होगा इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। लोकतंत्र पर खरा कैसे उतरेगा? जब वह जनताओं के जरूरत के हिसाब से चले, उनकी मांगों को सुने और उनकी बातों को सुने ना। तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिक्षेत्र का से श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है आचार्य जे बी कृपलानी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्हें क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता। संविधान निर्माता। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के आलेखन या प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के ऑप्शन पहला है हमारा, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। ऑप्शन बी है, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ऑप्शन सी है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। ऑप्शन चौथा है हमारा, वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे। तो इस कूट में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें से आपको सही लग रहे हैं? क्या ये सही है? भारत के संविधान के निर्वाचन के से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। तो हाँ, यह कथन सही है हमारा। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यह कथन भी हमारा सही है। ऑप्शन थर्ड है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। यह ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन फोर्थ है, वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो अब बताइए कि इस कूट में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हाँ, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे पास यहाँ पे दो सूची दी गई है। पहली सूची है जिसमें व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और दूसरी सूची है जिसमें भारत के संविधान को बनाने में उनकी क्या भूमिका थी यह लिखा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे हैं टी कृष्णमाचारी, तीसरे हैं एस.सी. मुखर्जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और इधर हम देखते हैं कि उनकी भूमिकाएं, सदस्य थे प्रारूपण समिति के, दूसरा अध्यक्ष थे संविधान के, तीसरा अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति के, और चौथा है उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बी.आर. अंबेडकर थे, वो कहाँ के अध्यक्ष थे? हाँ, वो थे हमारे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। और ये बताइए मुझे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कौन से अध्यक्ष थे? हाँ, वो हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और टी कृष्णमाचारी कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, जो हमारी प्रारूपण समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, तो उनमें से टी कृष्णमाचारी भी हमारी प्रारूपण समिति के एक सदस्य थे। तो ऑप्शन ए में कौन सा आया जाएगा? ये ऑप्शन ए का हो गया, ए में दूसरा आ गया है ना। ऑप्शन बी में कौन सा आ जाएगा? ये पहला वाला ऑप्शन बी का हो गया। अब एच.सी. मुखर्जी ये कौन थे? ये जो थे हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये सी। और ये कौन सा है? ये डी। तो अब इस कूट में से सेलेक्ट कीजिए आप, ए में कौन सा आएगा? ए में दूसरा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए में दूसरा। दो ऑप्शन है जिसमें ए में दो लिया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी जो है टी कृष्णमाचारी का कौन थे? सदस्य थे प्रारूपण समिति के। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है जिसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा? ये है ना, बी में पहला लिया गया है ना, सदस्य थे प्रारूपण समिति के। ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। सी में क्या आना चाहिए? फोर्थ। और डी में क्या आना चाहिए? बी.आर. अंबेडकर क्या थे? हमारे अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति के। डी में तीसरा आना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे। पहला ऑप्शन है हमारा नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी संसद, ऑप्शन फोर्थ है मौलिक अधिकार।
अब इसमें से एक आंसर भी सही हो सकता है और अनेक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें नीचे कुछ कूट दिए गए हैं जिनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए बताइए, क्या नागरिकता का प्रावधान था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में? तो हाँ, नागरिकता का प्रावधान था। सॉरी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? तो नागरिकता था उसमें? हाँ। ऑप्शन बी निर्वाचन था? हाँ था। अस्थायी संसद? ये भी था। जो मौलिक अधिकार था उसका प्रावधान 26 नवंबर 1949 में नहीं था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कौन सा कोड सही है? पहला, दूसरा और तीसरा किसमें आए हैं? ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न था। ये जो संविधान के प्रश्न है वो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया लेवल के या स्टेट लेवल के जिनमें संविधान सिलेबस में ऐड हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।